तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक पार्ट रह गया है, फिराक गोरखपुरी का जो है रुबाइयाँ और गजल। तो रुबाइयाँ और गजल पढ़ने से पूर्व हम लोग फिराक गोरखपुरी की थोड़ा सा जीवन परिचय पे चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। उसके बाद रुबाइयाँ पर चर्चा करेंगे। तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? तो फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम था रघुपति सहाय, और उन्होंने उसके साथ ही एक अपना उपनाम रखा था फिराक। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी में गोरखपुर के उत्तर प्रदेश जो हमारा जो है राज्य जो है उसके गोरखपुर जिले में हुआ था। शिक्षा जो है इनकी रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे ये, यानी डिप्टी कलेक्टर बने थे ये। लेकिन स्वराज आंदोलन के लिए इन्होंने क्या किया, 1918 ईस्वी में ही, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि उस समय देश हमारा गुलाम था, तो 18 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष को इनको जेल भी हुई, क्योंकि अंग्रेज जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, बगावत करते थे, विद्रोह करते थे, वो क्या करते थे, उन्हें जेलों में बंद कर देते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। उसके बाद क्या है, बहुत दिनों तक इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय वहाँ पे अंग्रेजी के पद पर अध्यापक के रूप में अध्यापन का कार्य भी किया। इनको देखिए कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, इनकी जो रचना थी गुले नगमा उसके लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू, गजल गोई, और सन 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। देखो आरंभ में ही 2 पंक्तियों से वो शुरुआत होती है। क्या कहते हैं, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजो गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, तो अगर कहीं ना कहीं इन पंक्तियों के संदर्भ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ हद तक हम फिराक गोरखपुरी की भावनाओं को समझ सकते हैं। क्या कहते हो, अब तुमसे रुखसत होता हूं। रुखसत माने क्या होता है, विदा लेना। अब मैं आपसे विदा होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, जो वो गजल लिखते थे, साहित्य लेखन से जो जुड़े हुए थे, बोले अब आप लोग आगे आइए और इसको संभालिए। तो क्या होता है, इसे हम रचनाओं के संदर्भ में भी दे सकते हैं, और चूंकि उस समय स्वाधीनता आंदोलन का दौर चल रहा था तो प्रत्यक्ष विरोध न देकर अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि कवि क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे रघुपति साहब क्या चाह रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, विद्रोह कीजिए। नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है, मैंने नए जोश और उत्साह के साथ, मैं दोनों संदर्भ में बता दे रहा हूं, साहित्यिक संदर्भ में भी और राष्ट्रबोध या देशबोध कलो संदर्भ में भी, राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में भी। क्या कहते हैं, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। माने यहां पे कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को वो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो सृष्टि जो है ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। आज हम हैं, कल आप लोग आओगे, परसों फिर दूसरी पीढ़ी आएगी। साजे गजल मैंने यहाँ पे रचनाओं के संदर्भ में है, मैंने क्या कहा, साहित्यिक संदर्भ में यहाँ पे नहीं, तो ये रचनाओं के संदर्भ में है कि फिर आप लोग भी रचना क्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक कीजिए। और दूसरा संदर्भ मैंने जो बताया
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के संदर्भ में, लोगों को जागरूक करने के लिए। मैंने इसलिए दोनों संदर्भों का यहाँ पे उल्लेख कर दिया कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक हो। पढ़ा ना हम लोगों ने कि वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, वहां से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था स्वराज आंदोलन में भागीदारी के लिए। तो यहां दोनों संदर्भों को लेकर हम लोग एक साथ बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार क्या है कि साहित्य को जो है समाज से जोड़ने का, गजल और ये जो रुबाइयां वगैरह जो है इसको समाज से जोड़ने का प्रयास किया था। तो यहाँ दोनों संदर्भों में देखो, साहित्य लेखन के संदर्भ में भी कि नए साहित्यकार, नए रचनाकार आए और हमारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, पालन करें, और समाज के संदर्भ में जो उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ नई पीढ़ी जो है हमारे सामने आए और उनके खिलाफ आवाज बुलंद करे, उनके खिलाफ विद्रोह करे। देखो यहाँ पे आगे की जब पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे तो और भी स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा, मैंने इससे पहले जो भी गजल लेखन था साहित्य में या शायरी जो भी लोग लिखते थे उसका हिस्सा क्या था, रोमानियत से होता था। मैंने वहां पे जो है एक रूह से जुड़ी हुई बातें होती थी, यानी वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं होता था, कहीं ना कहीं वैयक्तिक भी हो जाता था स्थिति। इन्होंने क्या किया, समाज से जोड़ने का प्रयास किया, यानी रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बना रहा। इससे पहले जो भी शायरी और गजल का क्षेत्र था जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। यहां मैंने लोगों को जोड़ने का काम नहीं था, लोगों की समस्याएं नहीं थी, या प्रकृति के साथ शायरी गजल इस सब का संबंध नहीं था पहले। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन, हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। इन्होंने शायरी गजल वगैरह को एक निश्चित दायरे में बंद कर रहने नहीं दिया, उसको समाज के साथ जोड़ा, उसके लोगों के साथ जोड़ा, लोक के साथ जोड़ा, प्रकृति के साथ जोड़ा। तो यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे फिराक गोरखपुरी के अलावा नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन, हाली, ये कुछ और नाम है जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया था, शायरी गजल को उससे मुक्त, उससे आजाद करने का प्रयास किया था। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख, दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। देखो ये पंक्तियां स्पष्ट कर दे रही है, यानी मनुष्य का जो व्यक्तिगत दुख था, जो तकलीफ था, जो कष्ट था, उसको उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया, वो शायरी के रूप में व्यक्त हुआ है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई, माने जो वास्तविक सच्चाई जो है, कड़वी सच्चाई जो है, और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद। देखो हम सभी लोग उम्मीद पर जीते हैं। आज किसी ने ये सपने देखा होगा तब जाकर क्या है कि विद्यालय बंद होने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तकनीकी माध्यमों से आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं और पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसी को ये उम्मीद तो होगी, ये आशा तो होगी कि मैं ऐसा कुछ यांत्रिक माने तकनीकी जो है माध्यमों का आविष्कार करूंगा जिससे हम लोग क्या हो रहा है, भले ही दूर रहे एक दूसरे से, लेकिन इन माध्यमों से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। और इसी क्रम से करते करते क्या है, आज देखो इसी माध्यम से हम लोग क्या है कि इस स्थिति के कारण, कोविड-19 जैसी समस्या के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तकनीकी माध्यमों से पठन पाठन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी ने तो सपने जरूर देखा था, किसी को तो यह आशा जरूर था कि इसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी, आज मिले या तो कल। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ ये सिर्फ समस्याओं को ही नहीं उठाते थे, बल्कि उनको ये आशा और विश्वास भी था कि आने वाले समय में इस समस्याओं से हमें मुक्ति अवश्य मिलेगी। आज देखो जो आंदोलन चले थे, भले ही हम लोग लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहे, उनके शासन का जो शोषण सहा हम लोगों ने, लेकिन 1947 में अंततः हमें आज़ादी तो मिली ही। तो क्या था, ये उतनी लंबे संघर्षों
का परिणाम था। तो भारतीय संस्कृति और लोकसभा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपने शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारों के लिए, माने मुहावरेदारी इसमें क्या होता है, बहुत प्रयोग होता है, के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। सच्चाई यही है कि शेर लिखे नहीं जाते, माने कहे जाते, माने वह भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मैंने शेरो शायरी में देखना एक संवाद का अंदाज होता है। हम लोग जानते हैं संवाद का अर्थ क्या होता है, बातचीत, वार्तालाप। तो जब शेरो शायरी चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे लग रहा है बातचीत हो रही हो। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जड़ से अपनी बात कही है। बोले मीर गालिब जो थे, मिर्जा गालिब वगैरह जो लोग भी थे, मीर वगैरह जो थे, माने उस माध्यम को इन्होंने लिया है, लेकिन क्या क्या विषय को बदल दिया है। विषय अब रोमानियत नहीं रह गई है, वैयक्तिक नहीं रह गया है, रहस्यमयी नहीं रह गया है। वह लोगों से जुड़ चुका है, समाज से जुड़ चुका है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, क्या कहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात, रेखांकित कर लेना इसे आप लोग, कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य है। किसको हम लोग अलग करके नहीं देख सकते। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाता है। मैंने जो रुबाइयाँ हम लोग पढ़ेंगे उसमें बच्चे का दिखेंगे वर्णन है, तो आप जब बच्चों का वर्णन देखोगे तो वहाँ पे वात्सल्य की भावना देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरदास, क्योंकि वात्सल्य रस के अद्भुत चितेरे थे वो। मुझे चाँद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित, माने जो एयर कंडीशन हम लोग कहते हैं, कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं। माने यहाँ पे सुविधाभोगी बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उन बच्चों की बात हो रही है, उन परिवारों की बात हो रही है जिनके पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मैंने उसी में वो खुश है। देखो, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि क्या होता है, कई बार कल्पना के लड्डू, कई बार हम लोग कहावत के रूप में कहते हैं कि कल्पना के लड्डू क्या होता है, पेट तो नहीं भरते मनुष्य के, लेकिन क्या होता है उसको खाने से, माने सिर्फ खाने की कल्पना करने से क्या होता है, मनुष्य को ये लगता है कि चलो मन की संतुष्टि तो मिली, भले ही वास्तविक रूप से नहीं कहा, मन को तृप्ति तो मिली, लेकिन वो भी कल्पना के आधार पर, कहीं भी वास्तविकता के धरातल पर यह संभव नहीं है। जब तक हम खाएंगे नहीं तो मन को संतुष्टि या तृप्ति मिलेगी कैसे। तो इसी में निहाल है, सुनकर कहानियां उसी में खुश है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, मैंने यहाँ चंदा मामा की बात की जा रही है कि वो भी तो एक साक्षात खिलौना है। बच्चों को, यानी बच्चे जो है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में मांगे खिलौने भले ना हो, पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह, भले उनके पास वो मांगे खिलौने खरीदने की क्षमता ना हो, सामर्थ्य ना हो, वो क्या करते हैं, चंदा मामा कोई खिलौना मान लेते हैं। आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कृष्ण भगवान भी क्या होता है, जब चंद्रमा को खिलौना के रूप में मां से मांगने की जिद करते हैं तो माता यशोदा क्या करती है कि वो पानी के परात में उनकी छवि दिखाती है, जिसपे पानी में क्या होता है, जब चंद्रमा की छवि प्रतिबिंबित होती है, पड़ती है, कृष्ण उसी को क्या होता है खिलौना समझ कर उस पानी में पूरा खेलते हैं और उसी में खुश निहाल। क्या कहते हैं, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में,
देखो कितने मार्मिक प्रसंग है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कवि कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। मैंने बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो तकनीकी से युक्त जो खिलौने उनकी तो बात छोड़ दीजिए, या दूसरे जो खिलौने बाजार में उपलब्ध थे, मिट्टी के खिलौने भी इतने महंगे थे कि माता पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने बच्चे के लिए वे मिट्टी का खिलौना भी खरीद सके। यानी यहाँ पे मर्म को कवि ने कितने मार्मिक ढंग से उजागर करने का प्रयास किया है। लोका देना, ये जो ग्रामीण भाषा के जो शब्द है, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, मैंने घुटनों पर लेकर कपड़े पहनाने, गेसुओं में कंघी करना, मैंने चूल्हों में कंघी करना। फिर क्या है, रूपवती मुखड़ा, मैंने सुंदर मुखड़ा, नर्म दमक, ठीक है, जिद्दाया बालक, मैंने जिद, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है हिंदी उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि समता और समानता पर आधारित समाज हो, और यहाँ पे हिंदुस्तानी का बोध हो। आज जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे जो एक विभाजक रेखा खींचने के प्रयास हम लोग के बीच की जा रही है, या बहुत हद तक खींची भी जा चुकी है, गांधी जी लिखा लेकिन ये उद्देश्य नहीं था। या तुलसीदास का भी साहित्य हम लोगों ने पढ़ा था, या कबीर को भी हम लोगों ने पढ़ा, सभी की इच्छा ये थी कि समता समानता पर आधारित समाज हो, ना तो जहाँ पे कोई जाति का बंधन होगा, ना कोई धर्म का बंधन होगा, न कोई भाषा की बेड़ियां होंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कहने के लिए हम आधुनिक हो रहे हैं, सभ्य हो रहे हैं, लेकिन किन स्तरों पर, किन संदर्भों में, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखो अब यहां पर क्या होता है, फिर हिंदी उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, मैंने फैलाना चाहते थे, उसको बड़ा करना चाहते थे, उसका विस्तार चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। माँ क्या है, बच्चे के हाथ में आईना दे दी है और उसको बहलाने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है, पंक्तियों को देखो, देख आईने में चांद उतर आया है। क्या कर रही है वो, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। अब जैसे ही आईने में, उस शीशे में, उस दर्पण में, गुड मॉर्निंग अस्मिता, जैसे ही वो क्या होता है, शीशे में, आईने में, दर्पण में चंद्रमा को देखता है तो क्या होता है, वो तो खुश हो जाता है। वो तो ये नहीं जानता कि ये काल्पनिक है, ये एक कल्पना है। माँ और पिता सामर्थ्य नहीं थे उनकी कि मिट्टी की खिलौने भी उसके लिए खरीद कर लेकर आए, इसलिए माँ क्या कर रही है, आईने में ही चंद्रमा को दिखा दे रही है, और बालक क्या कर रहा है, उसे देखकर ही चंद्रमा को खिलौना समझकर खेलने लग रहा है। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए, मैंने उसका जो सुंदर मुखड़ा है उसमें एक खुशी का आभास, नर्म दमक मैंने एक खुशी की चमक, वो मासूमियत देखने के लिए मां इस प्रक्रिया से गुजरी है। लाने के लिए छठे क्षमा से पर्व त्योहार पर भी सही कुछ नन्ही फरमाइशों भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। यानी यहां पर देखो, जिनके पास सामर्थ्य है, क्षमता है, उनके लिए हर रोज दिवाली है, हर रोज होली है। कहने का तात्पर्य है कि वो जब चाहे अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ये जितने भी पर्व त्योहार या उत्सव जो भी कर ले हम, ये बनाए गए हैं मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए, कि उनके पास तो इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो वर्ष भर अपना मनोरंजन कर सके, होली, दीपावली या बाकी जितने भी उत्सव वो मना सके। तो कम से कम एक बार होने से भी वो कोशिश कर सकते हैं उन उत्सव में शामिल होने के लिए या उन पर्वों या त्योहारों को मनाने के लिए। तो उसी तरह के प्रसंग का यहाँ पे चर्चा हो रही है।
बोले रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। आप लोग परिचित हो रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है? रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे है, मैंने वो राखी के बारे में बात हो रही है, उसी को यहाँ पे बिजली के लच्छे के रूप में दिखाया गया है। सावन में रक्षाबंधन आता है, ठीक है। अगस्त सितंबर में क्या होता है? रक्षाबंधन का त्योहार ये पड़ता है। सावन का जो संबंध छीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से भी है। माने एक अटूट संबंध होता है। भाई का बहन का जो संबंध होता है एक अटूट संबंध होता है, मजबूत संबंध होता है। तो वही बता रहा है कि बादलों का जैसे घटाओं से संबंध है। जब तक बादल नहीं होंगे तो क्या बारिश वगैरह होंगी? घटाएं होंगी? मैंने बादल आसमान में नजर आएंगे? यहां पे कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और जैसे ही बादल आते हैं क्या होता है? बिजली चमकती है। तो यानी कहीं ना कहीं बिजली चमकने के लिए बादलों का होना, घटाओं का होना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार का संबंध जो है भाई बहन का होता है। एक अटूट संबंध होता है, एक प्रगाढ़ संबंध होता है। पाठ में फिराक की एक गजल भी शामिल है। रुमाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है। मैंने कहा ना, सिर्फ पीड़ा को ही नहीं दिखाया, एक सामाजिक रचनाकार का जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका भी उन्होंने यहाँ पे पालन किया है। मैंने वो प्रहार भी करते हैं, उस दर्द को देखकर वो भी दुखी हैं, वो भी तकलीफ से ग्रस्त हैं। ठसक वही बता रहा हूं अस्मिता, मैंने उस पीड़ा को वो भी भोग रहे हैं, और उस पीड़ा को भोगने के कारण क्या है? उनके मन में उसके प्रति क्रोध या क्षोभ की भावना है कि यह उचित नहीं है। एक्चुअली में अस्मिता इस विषय पे चर्चा हुई थी, मैं फिर से एक बार संक्षेप में बता दे रहा हूं। तो इसीलिए ये प्रश्न तुम्हारे मन में उठा है कि पहले क्या था ना, शायरी, गजल या रुबाइयां वगैरह जो भी होती थी, इनका संबंध क्या होता था? रोमानियत से होता था, रहस्य से होता था, माने कल्पना से होता था। माने कहीं ना कहीं यह एक निश्चित दायरे में बंध के रह गई थी, इनका सामाजिक कोई सरोकार नहीं था। तो यहाँ पे अकबराबादी से लेकर फिराक गोरखपुरी, फिर इल्ताफ हुसैन वगैरह का नाम आया, जिन्होंने इसे समाज से जोड़ने का प्रयास किया था। माने शायरी को बंधनों से मुक्त किया उन्होंने। अगर गालिब की या मीर वगैरह की शायरी आप लोग देखना, तो देखना क्या होता है, वो व्यक्तिक लगता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, उसी को कहते हैं रोमानियत। माने कहीं ना कहीं बाद में गालिब वगैरह में नहीं कहा था कि सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। बाद में उन्होंने भी उसको विस्तार करने का प्रयास किया था। लेकिन पहले क्या शायरी वगैरह क्या था? संकीर्ण था, सिमटा हुआ था। तो यही यहां पे दिखाया जा रहा है कि अब इसका व्यापक रूप हो गया है, और साथ ही साथ काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की अब विशेषता मानी जाती है। तो ये था फिराक गोरखपुरी के संदर्भ में। अब थोड़ी सी रुबाइयों पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं कवि? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, शब्दों पे ध्यान देना आप लोग, कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। तो यहाँ पे चांद का टुकड़ा कौन है? माँ जिस बच्चे को अपने गोद में ली हुई है, यहाँ पे उस बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा गया है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और उसे गोद में लेकर क्या करी? वो हाथ में उसे, बच्चे को जैसे हम लोग खिलाते हैं उस प्रकार माँ भी उसे खिला रही है। रह रह के हवा में जो लुका देती है, हवा में उछालना। देखना कई लोग क्या करते हैं, बच्चों को हवा में भी ऐसे उछालते हैं। सामान्यतः इसे मना किया जाता है, और हवा में उछाल के क्या होता है, बच्चों को फिर से गोद में पकड़ते हैं। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जैसे ही देखना कुछ बच्चे तो डर जाते हैं, रोने भी लगते हैं, और कुछ बच्चों को क्या होता है, उसमें आनंद मिलता है। तो यहाँ पे जिस बच्चे का वर्णन किया गया है उससे उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। तो जैसे ही माँ उसे हवा में उछाल के गोद में ले रही है तो वो
मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, खिलखिला पड़ता है, माने उसकी आवाज चारों तरफ हंसने की गूंजने लगती है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं मैंने बाल बताया, मैंने चूल, मैंने क्या है वहां पर बच्चे को जैसे नहला रही है, उसके बाद क्या कर रही है, उनके चूल जो है उसको कंघी कर रही है। वो किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, और जब माँ ऐसा करती है तो क्या होता है, बच्चे देखना बड़े ध्यान से, बड़ी मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो उस समय कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष इत्यादि की भावना होती ही नहीं है। वो तो निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े, कब, एक तो ऊपर की प्रक्रिया हम लोगों ने देखा, दूसरा क्या, जब घुटनों पर उसे सुलाकर क्या करती है माँ, जब उसे कपड़े पहनाती है। घुटनियों मैंने घुटनों पर, पिनाती मैंने पहनाती है। दिवाली की शाम पर घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। मैंने क्या होता था कि जैसे ही दिवाली का समय आता था तो धीरे धीरे तो अभी परिवर्तन होते जा रहा है, अभी तो सब बाजार में रेडीमेड चीजें मिल जाती हैं। तो पहले क्या होता था, बच्चे जो होते थे वो मिट्टी के घर बनाया करते थे, घरौंदे, ईंटा उटा ले लिए, मिट्टी उट्टी ले लिए, खुद वो मिट्टी के घर बनाते थे, उसमें चीनी मिट्टी के खिलौने लाते थे और उसमें कुछ स्वीट्स वगैरह जो है मीठा वगैरह देते थे, लाई जिसको या बूढ़ी कहते हम लोग वो रखते थे, और चीनी के कुछ बने मीठे भी होते थे, तो उसका प्रयोग करते थे वो लोग। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, कि बच्चे के चेहरे पे खुशी देखने के लिए वो क्या करती है कि उसमें दिए जलाती है। आंगन में ठुनक रहा है, अब देखो बच्चे की गतिविधियों का यहाँ पे एक चित्रण देखने को मिलेगा, मनोहारी चित्रण। बोला आंगन में ठुनक रहा है माने रो रहा है, जिद आया है माने जिद पर अड़ा है। बालक क्या है, रोते रोते जिद पे अड़ गया है। किस लिए जिद पे अड़ा, देखो आगे पंक्तियां, बालक तो है चांद पे ललचाया है। बालक जो है चंद्रमा को देखा है, यानी चंद्रमा को देखा है और उसे लगता है कि वो चंद्रमा जो है खिलौना है, और उसे वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। अब वो मां से जिद कर रहा है कि मुझे वो खिलौना दो मां, मुझे वो खिलौना चाहिए। अब मां से ऊपर की पंक्तियों में इस पर चर्चा हुई थी, फिर से कर दे रहा हूं, क्या है, दर्पण उसे देकर कह रही है मां, देख आईने में चांद उतर आया है। अब मां क्या करती है, दर्पण में चंद्रमा की उस तस्वीर को दिखाती है और कहती है बेटा देखो चंद्रमा जो है आईने में चला है। और बालक देखकर उसको क्या होता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसे लगता है कि वह वास्तव में चंद्रमा को मां ने जो है आईने में लाकर कैद कर दिया है, रख दिया है। तो बालक भी यहां पे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन अभी अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो क्या होता है, अगर हम चाहे तो भी बच्चों को ये नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे आजकल पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर और चालाक हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं। उन्हें भी वो मालूम है, ये आप करके देखो, अगर कहीं छोटा बच्चा हो, आप लोग ऐसे किसी भी चीज को करके दिखाओ कि देखो यहाँ पे चंद्रमा है, आप लोग और स्थितियों से भली बात अवगत हो जाओगे। मैंने कहने के लिए हम कैसे धीरे धीरे आधुनिक होते जा रहे हैं, तो जो आने वाली जनरेशन है ना, वो भी हम लोगों से भी ज्यादा एडवांस अभी आ रही है। वो भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। लेकिन क्या था, पहले तो ऐसी स्थितियां नहीं थी ना, धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव आया है। तो बालक क्या लगता है कि उसके नहीं, चंद्रमा जो है वो आईने में उतर गए हैं, आईने में आ गए हैं। अब देखो उसके बाद की पंक्तियां हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, माने यहाँ रक्षाबंधन की अब संदर्भ में बात हो रही है, जो सावन के महीने में आता है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। माने आसमान में क्या होता है, पूरे बादल छाए हुए हैं, घटाएं छाई हुई हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जब घटाएं छाती है तो बिजली का क्या उससे संबंध है, जैसे ही बादल आसमान में होते तो बिजली चमकती है।
तो यहां पर बिजली घटाएं का संबंध किससे हम लोगों ने पढ़ा था? भाई बहन के अटूट प्रेम से, उनके अटूट संबंध से पढ़ा था। ये रक्षा का बंधन जो है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है रक्षा बंधन, अलग अलग करके देखो। माने यहाँ पे भाई जो है अपनी बहन से वादा करता है कि वो आजीवन उसकी रक्षा करेगा। बंधन माने क्या होता है? बांधना। रक्षा माने उसकी सुरक्षा। माने यहाँ पे वो राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक उत्सव नहीं है, वो भाई और बहन के अटूट प्रेम को दिखाता है, अटूट संबंध को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि ये संबंध जो है बिजली और घटाओं की तरह है, बिजली और बादलों की तरह है। क्या है आगे स्पष्ट कर, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, यानी ये जो धागे जो है, रक्षाबंधन जो है वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहनें जो है भाई को वो चमकती हुई राखी बांध रही है। तो ये था रुबाइयां। तो अगर हम पूरे रुबाइयों को देखें तो देखो कैसे उन्होंने रुबाइयों का संबंध क्या किया है, वात्सल्य से जोड़ा है आरंभिक पंक्तियों में, मैंने बालक के मनोभावों का या माँ बच्चे को जो खिला रही है उससे जोड़ा है, उस घटना से। और अंतिम पंक्ति जो है उनका जो है, अंतिम पंक्ति में उन्होंने क्या किया है, भाई बहन का जो अटूट प्रेम जो है उसको दिखाने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से तो रक्षाबंधन नामक पर्व या त्योहार के माध्यम से। देखो यहाँ पे दो पंक्तियां हैं किताब के अंत में कि रुबाई जो है उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। ये क्या है? ये उर्दू और फारसी से आया हुआ साहित्य में एक शैली है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कविताएं, गद्य, नाटक, उपन्यास, ये सभी चीजें लिखी जाती हैं। तो कविताओं को लिखने का भी एक शैली होता है जिसको कहते हैं रुबाइयां। ये आया है उर्दू और फारसी से, जिसमें क्या होती है, चार पंक्तियां होती है। देखो चार चार पंक्तियों की है ये। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि रुबाई की क्या विशेषता होती है, ये कहाँ से आई हुई है, तो लिखना होगा कि एक लेखन शैली है, ये उर्दू और फारसी भाषा से आया है, इसमें चार पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया मिलाया जाता है, मतलब एक लय दिखाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे खड़ी, भरी, है, हंसी, तो यहाँ देखो खड़ी, भरी, से, करके, को, कपड़े, तो देखना इसमें एक लय दिखाया जाता है, मतलब तुक होता है, इसी को तुक कहते हैं। तथा तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यहाँ देखो रह रह के हवा में जो लुका देती है। प्रत्येक की तीसरी पंक्ति देखो, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, ये स्वतंत्र है। मैंने दोनों संदर्भों में मैंने इसलिए कहा कि ऊपर वाले पंक्तियों के संदर्भ में भी हो सकता है, नीचे वाले पंक्ति के संदर्भ में भी हो सकता है। फिर देखो वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वो तो जब मिट्टी के घरौंदे को सजा रही है मिट्टी के खिलौने से, उस समय भी चेहरे पे एक रोशनी आ सकती है, बच्चे की खुशी देखने को मिल सकती है। और नीचे क्या है, जब वहां पे वो रोशनी बिखेर रही, यानी दो संदर्भ यहाँ पे देख रहे हो। तो यही बता रहा है कि तीसरी पंक्ति जो होती है इसमें स्वतंत्र होती है। तो आज हम लोगों ने फिराक गोरखपुरी के जीवन परिचय, उनके साहित्य लेखन का विषय क्या रहा, भाषा क्या रही, और कैसे उन्होंने गजल को और रुबाइयों को एक संकीर्ण बंधन से मुक्त करके समाज के साथ या लोगों की समस्याओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया, इस संदर्भों में देखा। तो और किसी के मन में, अभी तो ज्वाइन तो आप लोग दो लोग ही आज कक्षा में किए हो, बाकी आपके मित्रगण आए नहीं क्लास में आज, क्या मालूम क्यों। तो अस्मिता और नीतू कोई प्रश्न है मन में तो पूछो मुझसे रुबाइयों को लेकर, कहीं से भी कोई प्रश्न। ठसक का अर्थ तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा, पीड़ा, तकलीफ, टीस जिसको कहते वेदना। तो अगली कक्षा में हम लोग अपने मित्रों से भी कह देना कि सर ने आज रुबाइयां पढ़ाया है वीडियो क्लिपिंग देखने के लिए। अगली कक्षा में हम लोग गजल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे प्रत्येक बार क्या होता है, प्रश्न उत्तर रहते ही हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से करो। और एक टेंटेटिव जो है डेट उन्होंने अनाउंसमेंट किया ही है सीबीएसई ने, भली बात ही परिचित हो। तो अगर किसी को भी कहीं भी किसी विषय को लेकर प्रश्न हो तो ये पोर्टल पर भी लिख के मुझसे पूछ सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर।
दोनों को, आपको भी नीतू और अस्मिता को भी। तो अगले दिन हम लोग गजल पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसी भी विषय को लेकर किसी भी तरह के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।